सुप्रभात बच्चों, मैं नलिन विभूति प्लस 2 उच्च विद्यालय शकदास नवादा बजरगंज गया से गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज पुनः आप लोग के साथ थे कक्षा 10 का गणित विषय में आगे का अध्याय जो द्विघात समीकरण है उसको लेकर के आया हूं। आशा है कि इससे पहले आप लोगों ने बहुपद का सही ढंग से आपने प्रश्न का हल किया होगा। उसी के आधार पर मैं आज कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण से पहले हम थोड़ा सा चर्चा बहुपद के बारे में करेंगे। बहुपद में हम लोग किसकी कितना पहचान कर पाए हम लोग बहुपद में, बहुपद का जो प्रकार है उसकी हम बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लें। तो बहुपद क्या होता है बच्चों? बहुपद जो है सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है वह एक बहुपद होता है, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद हम बहुपद के प्रकार को थोड़ा सा हम जान जाए। बहुपद का प्रकार जो है जिसका घात जो है 0 होगा, यानी 0 पॉलिनोमियल होगा। जो कांस्टेंट होगा, जो अचर संख्याएं होंगी वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जिसका लीनियर इक्वेशन में होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उसका जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर किसी का भी पावर अगर 2 है तो वह जो है क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। इसमें 3 है तो यह क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो अब हम बच्चों जो है द्विघात समीकरण की ओर चलेंगे कि यह द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर को हम चुनेंगे। जो हाईएस्ट पावर जो मेरा होगा वही मेरा घात होगा। तो इस समीकरण में हमने देखा कि हाईएस्ट पावर इसका तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 2 हो गया, यानी इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम कुछ यहाँ पर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जो प्रश्न हमारा क्या है कि पहला प्रश्न है x² + 4x + 4 = 0। इसमें हमारा हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वह कितना है? 2 है। इसमें हम देखेंगे y + 2π² + 5 = 0। इसमें भी हम अपना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे। हमारा वेरिएबल यहाँ पर y है, यहाँ पर वेरिएबल मेरा t है और इसका पावर कितना है? 2 है। तो ये सभी समीकरण जो है हमारा क्या कहलाएगा? यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका मानक स्टैंडर्ड की ओर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वह 0 नहीं होना चाहिए, तब वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम इस फॉर्मेट को याद रखेंगे हमारे बच्चों, ax² + bx + c = 0। अब हम कुछ और प्रश्न लेते हैं कि यह क्यों नहीं द्विघात समीकरण होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। हम मानक समीकरण यहाँ पर लिखे हैं, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं आपको, उस क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे और ये देखेंगे कि यह क्यों नहीं द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम जांच करेंगे कि x² + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। पहला क्वेश्चन है क्या यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 × x - 2, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। x × 2x + 3 बराबर x² + 1। ये 3 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आप देखेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। इसके लिए हम स्टेप क्या लेंगे? स्टेप में हम लोगों ने अलजेब्रा पहले पढ़ा है कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² + 3ab² + b³। इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है x + 2 का होल क्यूब, इस फॉर्मूला के ऊपर इसको पुटअप करेंगे तो हमारा आएगा x³ + 2x² x³ + 6x² + 12x + 8 बराबर हमारा जो राइट साइड में है x³ - 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम चीज है तो उसको हम काट लें। x³ यहाँ पर भी है, x³ यहाँ पर भी है, हमारा माइनस हो गया। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा? 6x² + 12x + 12 = 0।
अब ये हम देखेंगे कि क्या यह मेरा फॉर्मेट द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट पर यह सुटेबल होता है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन इधर है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि x को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 8, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पर जो सेम चीज है उसको काट दें, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा एक्स प्लस 12। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उस पर यह नहीं बैठता है क्योंकि ए यहाँ पर है ही नहीं, यानी यह जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। चले तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम देखेंगे, इसका भी ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर माइनस में और ये है 2x स्क्वायर प्लस में, तो घट करके कितना बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर इस फॉर्मेट को हम देखेंगे कि यह हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचान करते हैं। अब हमारे प्यारे बच्चों, आपका एनसीईआरटी का बुक में एक्सरसाइज 4.1 दिया हुआ है, जिसके सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को हम देखते हैं बारी बारी से। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। हम क्या करेंगे, इसको साधारण सा अलजबरा का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो यह जाएगा 2x माइनस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा और माइनस है जो प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। चूंकि अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पर ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान इसमें है ही नहीं, इसलिए बी का मान कितना हो गया 0, और सी का मान कितना है 7 है। तो इस प्रकार से हमको यह निष्कर्ष में मिलता है कि यह एक द्विघात समीकरण है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलो इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारा a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, c का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से यह भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी ये रिपीट हो गया है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहां पर हम इसको साधारण अलजबरा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको साधारण सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2x माइनस 2 बराबर, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इस सभी को लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लाएंगे या राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनली कैलकुलेशन आया वो आया 2x माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें यह जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट को यह कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसे भी हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो हमारे पास तोड़ने के बाद क्या आएगा, 2x से गुना करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 1 से इसको गुना किए तो कितना हो गया, x हो गया, माइनस 6x माइनस 3 बराबर x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये x है और 6x माइनस में है, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको, माइनस 5x बचेगा, माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब जितने राइट हैंड साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और जो प्लस माइनस को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो इस फॉर्मेट में भी हमने देखा कि a का मान हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। यानी यहां पर भी हमने देखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आप जितने भी राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, फाइनली कैलकुलेशन मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 11 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें स्टेप आपको दे दिया है कैसे कैसे क्या करना है, आप अपने से इसको प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर देखा निष्कर्ष के रूप में कि a बराबर 3 आया, b बराबर माइनस 18 आया, c बराबर 11 आया, इसलिए यहाँ पर भी हमने देखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इंटू 2। तो सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आया 7x माइनस 3। अब यहां पर हमने देखा कि यह जो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में नहीं आता है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का q है यहाँ पर, तो इसको फॉर्मेट में हम रखेंगे a प्लस b का होल क्यू को फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6 प्लस 12x बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा 2x क्यू माइनस 2x। अब यहाँ पर सिंपल से प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा करके हमने देखा हमारे पास फाइनली आया एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। चूंकि यह भी जो फॉर्मेट है, चूंकि यहाँ पर पावर हमारा 3 आ गया है ना, तो हमारे पास फॉर्मेट में होना क्या चाहिए था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, लेकिन यह एक्स की फॉर्मेट आता है इसलिए यह त्रिघात समीकरण हो जाता है, त्रिघात बहुपद हो जाता है। लेकिन हमें चूंकि द्विघात समीकरण चुनना है तो यह भी जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाषा से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे द्विघात समीकरण का प्रयोग करके। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है वह है आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम द्विघात समीकरण का कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन का है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलें हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो हम लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो हमें किसी एक को मानना होगा। हम यहाँ पर रिलेशन में देखेंगे क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो यानी हम चौड़ाई को मान लें तो हमारा लंबाई आ जाएगा। तो हमने माना है कि चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो प्रश्न से हमने क्या देखा, यहाँ पर लंबाई के बारे में क्या बता रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। तो हम लंबाई क्या मानेंगे 2 गुने चौड़ाई प्लस 1, ये हमने चौड़ाई को x माना है, इसलिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। बच्चे अब हम लोग जानते हैं कि आयताकार आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। हमारे पास लंबाई हो गया 2x प्लस 1, चौड़ाई हो गया x बराबर 528। अब इसको ब्रैकेट को हम तोड़ दें तो हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 528 बराबर 0। अब 528 और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद अब ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म का प्रयोग करके हम इसको करेंगे तो 33 से x माइनस 32 आएगा। 33 में 32 गया, x बचा, 1 बचा, और 33 में 32 को माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 528 आएगा। इसके मुताबिक हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। x जो है यहां पर हम कॉमन निकाल लें तो 2x प्लस 33 हो गया, माइनस इसमें 16 कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 33। अब ये दोनों में हम देखते हैं कि 2x प्लस 33 इसमें भी है और 2x प्लस 33 इसमें भी है, तो 2x प्लस 33 को हम कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास बचा x माइनस 16 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि हमारा राइट हैंड साइड में 0 है यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला में कोई ना कोई एक जो है वैल्यू वह 0 होगा। तो हम अगर मानते हैं 2x प्लस 33 बराबर 0 तो हमारे पास x का मान आएगा माइनस 33/2। अब दूसरे बार में जब x माइनस 16 बराबर 0 मानते हैं तो हमारा x का मान आता है 16। तो हमने देखा कि कोई भी चौड़ाई जो है निगेटिव में नहीं हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर माइनस 33/2 जो है यह मान्य नहीं होगा। तो हमारे पास कितना होगा x बराबर 16 मीटर मान्य होगा, यानी चौड़ाई का मान हमारे पास कितना आएगा बच्चों x बराबर 16 मीटर आएगा। अब इसी को हम लंबाई के फॉर्मूला पर अगर हम लगा लें, क्योंकि लंबाई का हमारा फॉर्मूला आया था 2x प्लस 1, तो x का मान 16 रखेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया 33 मीटर हो गया। यानी फाइनली हमारे पास इस प्रश्न का हल क्या आएगा, चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर कितना आएगा 33 मीटर। इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। चले दूसरे प्रश्न में चलते हैं, जो है हमारा दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है दिया हुआ, तो हमको इसको पूर्णांकों को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का लैंग्वेज में। तो चले हम इसमें हमें क्या दिया हुआ है इसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा कर लें। तो हमें दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो सबसे पहले हम दो पूर्णांगत धनात्मक पूर्णांक का मान पहले रख लें। तो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक को x माना, तो दूसरा क्या है जो क्रमागत है यानी एक इसमें बढ़ा देंगे, यानी दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। तो क्रमागत समझने के लिए हम यहाँ पर एक आपको बताए हैं कि दो क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से एक अधिक होती है। अगर हम एक संख्या को x माना तो दूसरी संख्या हमारा कितना होगा x प्लस 1 होगा। तो अब चलें इसमें जो दिया हुआ है इसको प्रश्न से हम इसको बैठा दें। तो चूंकि हमारा 306 दिया हुआ है गुणनफल, तो गुना कर दें, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 306। पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, बराबर कितना हो गया 306। इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। 306 उधर प्लस में है तो इसको इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0। अब 306 को हम ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म के आधार पर तोड़ेंगे तो हमारे पास 18 और 17 का मल्टीप्लाई होगा,
जो घटाने के बाद हमारा 18 में से 17 जाएगा तो 1 आएगा जो कि x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -306 आएगा। ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म का प्रयोग करेंगे इसमें, तो हमारे पास अब इसमें हम कॉमन निकाल लें, x कॉमन होगा, x प्लस 18 हो गया मेरा, इसमें -17 कॉमन हो गया, x प्लस 18 हो गया बराबर 0। x प्लस 18 इधर भी है बच्चा और इधर x प्लस 18 इधर भी है, तो x प्लस 18 हम कॉमन में निकाल लिए, हमारे पास बच गया x माइनस 17 बराबर 0। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 है यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई एक 0 है। अगर अब पहली बार x प्लस 18 बराबर 0 ले लें तो हमारा x का मान आएगा -18, और दूसरी बार अगर x माइनस 17 बराबर 0 ले लें तो x बराबर आएगा 17। चूंकि अभी हमने इसको माना था कि यह पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए x बराबर कितना होगा 17 होगा। चूंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या लिए तो x बराबर 17 हो गया, यानी पहली संख्या मेरा क्या होगा x बराबर 17 होगा, तो दूसरी संख्या हमारा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर कितना होगा 18 होगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगा 17 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 306 भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित प्रश्न में क्वेश्चन जो दिया गया है, हम ये बता दें ये जितना भी क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में हर एक एग्जाम में करीब करीब आता ही है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर के क्वेश्चन जो है हमेशा चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो बोर्ड का एग्जाम में आना ही आना है। तो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लें कि रोहन का वर्तमान आयु कितना है, तो x मानेंगे। हमने माना कि x है। अब यहां पर कहता है कि रोहन की मां उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी रोहन की आयु में हम 26 वर्ष जोड़ दें तो वह रोहन की मां की आयु हो जाएगा, यानी रोहन की मां की आयु कितना हो गया x प्लस 26। आगे हम प्रश्न में आगे चलते हैं तो कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी दोनों में हम 3 वर्ष को जोड़ दें। सपोज दैट अगर मेरा अभी उम्र 16 वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद मैं कितना हो जाएगा 19 वर्ष के हो जाऊंगा। अगर मेरा बेटा का अगर 2 वर्ष है तो वह कितना हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 वर्ष दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 वर्ष के बाद रोहन की मां की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29। अब और रोहन की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3। अब हमें क्या करना है दोनों को आयु का गुणनफल कर देना, तो दोनों को आयु को हमने क्या कर दिया गुना कर दिया। गुना करने के बाद अब हम गुना का नियम लगाएंगे, सरलीकरण करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 306। अब x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 273। 87 को हम उस साइड में लेके जाए दाएं साइड में लेके गए, हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब माइनस 273 को हमें ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म की ओर लेकर के जाएंगे, हमारे पास 39 माइनस 7 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -273 और इसको घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारे जो ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा करके हमारे पास जो आया इसमें हम कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 39, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे -7, तो -7 लेंगे तो x प्लस 39। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा x प्लस 39 इसमें भी कॉमन है, x प्लस 39 इसमें भी कॉमन है, तो x प्लस 39 को हम कॉमन में निकाल लिए तो हमारे पास बच गया x माइनस 7। अब हम फिर से हम वही बात पर पहुंचते हैं कि हमारा शून्य गुणनखंड का नियम क्या बताता है कि अगर राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई एक 0 होगा, तो दोनों को हम पहली बार 0 ले लें। x प्लस 39 बराबर 0, हमारा x का मान आएगा -39 और x माइनस 7 बराबर 0 यानी x का मान आएगा मेरा 7। क्योंकि उम्र जो है निगेटिव में नहीं हो सकता है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर रोहन का वर्तमान आयु का मान निकालना था और रोहन का वर्तमान आयु हमारे पास कितना आ गया, वह आ गया 7। अब रोहन की मां का भी आयु हम निकाल लें तो रोहन की मां की आयु का हमने माना था x प्लस 26 यानी x प्लस 26 में 7 को जोड़ दें तो 7 प्लस 26 बराबर कितना हो गया 33 वर्ष हो गया।
तो इस प्रकार से हम आयु संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न का कैपेसिटी डिपेंड करेगा आपको किस प्रकार से है। बहुत सारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न भी आते हैं आयु संबंधित में। चलें अब हम रेलगाड़ी की ओर चर्चा करते हैं। तो रेलगाड़ी में प्रश्न जो है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इवन यह क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में तो आता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है। तो आप इसका अच्छी ढंग से इसको हल करने के लिए सीख लें। थोड़ा सा इसमें कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखें और ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना किलोमीटर जा रही है? 480 किलोमीटर जा रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसके ऊपर हम चर्चा कर लें। चूंकि रेलगाड़ी का चाल तो हमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि चाल तो हमको निकालना है, प्रश्न में ही है, तो हम चाल को मान लें कि हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की जहां पर बात होगी तो वहां पर किलोमीटर और प्रति घंटा ही मानेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी मीटर और सेकंड में नहीं चलेगी। चले, और दूरी कितना तय करता है? यह 480 किलोमीटर की दूरी जाता है। तो हमारे पास दूरी कितना हो गया? 480 किलोमीटर। अब यहां पर प्रश्न आता है, कहता है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अभी हमारे पास जो वर्तमान चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इससे कितना कम होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा। तो हम x में से 8 को घटा लें, यह हमारा नई चाल हो गया। अब जब नई चाल हो जाती है तो इसको समय कितना लग जाता है? 3 घंटा और अधिक लग जाता है। यानी जिस चाल से वह पहले जा रहा था उससे और उसको 3 घंटा का समय लग जाएगा। तो हमें सामान्य चाल और दूरी का फॉर्मूला जो हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल होगा। तो हम समय का फॉर्मूला पहला केस में लगाएंगे, जो मेरा की सामान्य चाल था और दूरी 480 किलोमीटर था। तो हमारे पास समय कितना लगेगा? 480 बटे 8। अब दूसरे केस में अगर हम चलेंगे, जब मेरी नई चाल हो गया x माइनस 8 हो गया, लेकिन दूरी हमारा 480 किलोमीटर ही हम गए रेलगाड़ी से, लेकिन हमारा समय कितना लग गया? 3 घंटा अधिक लग गया। तो हम यहां पर समय को निकालेंगे तो कितना होगा? 480 बटा x माइनस 8 बराबर समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर प्रश्न में चलेंगे तो दूरी को तय करने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा अधिक लगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 480 बटे x माइनस 8, जो कि हमारा समय लगा 3 घंटा वाला, इसमें हम 3 घंटा को जोड़ देंगे। 3 घंटा हमको इसी में लगाना है, इसी में ज्यादा लगा। तो 480 प्लस x प्लस 3 दोनों को हम बराबर कर लिए। क्योंकि नई चाल से हम गए तो 480 बटे x माइनस 8 समय लगा, और पुरानी चाल में हमको 3 घंटा कम लग रहा था, इसलिए उसको 3 घंटा जोड़ दिए। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला जो बताता है उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें हम 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 y3 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर लघुत्तम का फॉर्मूला लगा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 480 x बराबर 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये यहाँ जाएगा, प्लस 3x यहाँ से यहाँ जाएगा ही, चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक लघुत्तम वाला x ले लेंगे तो ये जाएगा 480 प्लस 3x हो जाएगा। 3x में x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x माइनस 8 हो जाएगा। अब साधारण सी लाइन में हम चलाएं तो ये जाएगा 480 x बराबर 480 x माइनस 480 में 8 से गुना करेंगे तो 3840 आएगा, प्लस 3x को ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो आप इसको जो घटने वाला है कटने वाला है उसको काट दें। 480x इधर भी है प्लस में और 480x इधर भी है प्लस में, काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यहाँ पर 3 जो है कॉमन में है और इधर 0 है, यानी 3 को हम हटा दें तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म का प्रयोग करेंगे और ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म में 1280 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 40 और 32 में स्प्लिट होगा, और अगर 32 में माइनस 40 को घटाएंगे तो हमारा माइनस 8 भी आएगा।
तो हम इसको ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म की ओर ले जा करके यहाँ पर एक स्टेप हमको लिखना चाहिए था, है ना, प्लस 32x माइनस 40x। तो यहाँ पर हम कॉमन डायरेक्ट निकाल करके हम लेकर के चला आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 8 प्रश्न को 10-12 प्रश्न को हल कर चुके हैं, इसलिए हम स्टेप को आगे बढ़ाया। x माइनस 40 बराबर x प्लस 32 बराबर 0। अब हम फिर गुणनखंड का जो शून्य गुणनखंड का नियम है उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई एक वैल्यू 0 है। तो x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 40, और x प्लस 32 बराबर 0 होगा, हमारे पास हो जाएगा x बराबर माइनस 32। तो क्या रेलगाड़ी की चाल माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो x बराबर माइनस 32 जो है असंभव है, यानी रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 4.1 का टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से, जो कि बिहार बोर्ड का बुक है, मानक बुक है, और इस प्रश्न से जितना क्वेश्चन हमने आपको बताया वह जो बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन है, कोई न कोई क्वेश्चन जो है दोनों सेटिंग में आता ही रहता है। हम आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सारे प्रश्न को अपने से बनाने की कोशिश करें और हल करें। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। इसलिए गया गाइडेंस प्रोग्राम की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद।